नाज़रीन, गजा पर इन एक्शन की वजह से जो अरब ममालिक हैं उन पर अब दबाव शदीद तर हो गया है। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मिस्र की जो एम्बेसीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनके बाहर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। आगाज इसका नॉर्वे और फिनलैंड में जो इजिप्शियन एम्बेसीज हैं वहां से हुआ था और अब ये अक्रॉस दी वर्ल्ड जो है पूरे यूरोप में और बाकी दुनिया में जहां जहां पर मिस्र की एम्बेसीज हैं, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में है, तो उसके बाहर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब ये बिल्कुल एक अलग बात है, यानी इससे पहले जो मुजाहरे हो रहे थे वो इजरायली एम्बेसीज के बाहर हो रहे थे, अमेरिकन एम्बेसीज के बाहर हो रहे थे, लेकिन अब ये मुजाहरे अरब एम्बेसीज के बाहर हो रहे हैं कि आप जो बेहिसी दिखा रहे हैं, जो इन एक्शन दिखा रहे हैं, उसके ऊपर अब दबाव शदीद आ रहा है। जाहिर है कि ये ममालिक अब इस बात को कैसे अफोर्ड करेंगे। एक तरफ अंदरूनी दबाव है और अब एक आलमी सतह के ऊपर इन ममालिक के ऊपर दबाव है कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये एक बिल्कुल एक तूफान है जो इन मुल्कों की तरफ जब वो बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जाहिर है कि गजा में जो कुछ हो रहा है और आगे इजराइल करने का इरादा रखता है, बगैर किसी डाउट के वो तमाम ममालिक में ये फैलेगा और बहुत सारे ममालिक जब इसमें ड्रैग हो जाएंगे। और हिजबुल्लाह और ईरान, इनके हवाले से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, पता ये चल रहा है कि बड़ी हैवी प्रिपरेशंस वहां पर हो रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह मुख्तलिफ विलेजेस से लोगों को शिफ्ट करना शुरू हो गई है। उसकी बुनियादी वजह नाज़रीन यह है कि जब गजा में इतनी क्रिटिकल सूरत हाल है और उसको में भी सीज़फायर नहीं हो रहा, तो ईरान और हिजबुल्लाह ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी भी वक्त उनकी जंग छिड़ सकती है। ईरान एक मुसलसल अलर्टनेस की पोजीशन के अंदर है और हिजबुल्लाह के हवाले से ये बात अब सामने आना कि हिजबुल्लाह जो है वो बॉर्डर विलेजेस से जो रेजिडेंट्स हैं उनको वहां से शिफ्ट करना शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह की कैलकुलेशन के मुताबिक जल्द वो इजराइल के साथ जंग में होंगे और ईरान इससे पहले रेजिस्टेंस को एक मैसेज डिलीवर कर चुका है कि वो अलर्ट रहें, किसी भी वक्त इजराइल का जो हमला है वो हो सकता है। इसी दरमियान कई मजीद मुल्क जो है वो फलस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं, जिनकी तादाद जो है वो 10 से 15 हो सकती है और माल्टा ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। तो इधर इजराइल का मंसूबा है जिसमें अब ग्रेटर इजराइल उन्होंने बनाना है, यानी 19वीं सदी के आखिर में तहरीक का आगाज होता है, ज़ानिज़्म की तहरीक का। उसका जो इनका मजहब है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक पॉलिटिकल तहरीक थी जिसको फिर मजहबी इज़ारा के सारा मजहब ही के अंदर वो घूम रहा है मामला। लेकिन जो एक्चुअल रिलीजन है उसका तो ताल्लुक नहीं है कि वो पूरी दुनिया से हिजरत करके यहां पर पहुंचे। और जाहिर है कि इसलिए इनके मजहब के जो लोग हैं वो इस बात को नहीं मान रहे और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स तो इसको इस वापसी को एक ग्रेटेस्ट सिन के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। तो बहरहाल अब बात यह है कि इनका ये इरादा है कि जिस मकसद के लिए यहां पर आए थे अब वो पूरा करना है, जो कि शायद इससे पहले प्लान ये था कि वो 20, 25, 30, 50 सालों में पूरा होगा, लेकिन अब वो इसको आज ही पूरा करना चाहते हैं, आने वाले महीनों के अंदर जो है वो पूरा करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जो इलाकाई जंग भी छेड़ सकता है, जिससे एक आलमी जंग भी छेड़ सकती है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आने वाले दिन बड़े गैर मामूली होने जा रहे हैं। उधर चाइना ने भी जंगी मशकें जो है वो शुरू कर दी हैं और ताइवान में टेंशन जो है वो बहरहाल वहां पर भी बढ़ रही हैं। तो ये तमाम तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इजराइल जो इस वक्त गजा में जो कुछ कर रहा है, जो प्लानिंग्स कर रहा है, वो पहले आपके सामने रखते हैं। और जो इजराइल के अंदर एक डिवीजन बढ़ती चली जा रही है वो भी आपके सामने रखते हैं। इजराइल का एक मिनिस्टर है, हेरिटेज मिनिस्टर, फार राइट मिनिस्टर, इसने ये कहा है कि गजा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए। ठीक है, ये इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए। तो क्या इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? फार राइट मिनिस्टर सेज इजराइल पुशिंग टू वाइप आउट गाजा और द किडनैप मस्ट बी डेजिग्नेटेड एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और साथ इसने ये कहा है कि जो कैप्टिव्स हैं देयर रिलीज नाउ इज नॉट अ प्रायोरिटी। दो बड़ी चीजें, यानी गजा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए और दूसरा उसने कहा है कि ये जो कैप्टिव्स हैं इजरायली, इनको छुड़वाना अब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। इजराइल के जो इकदामात हैं वो पहले दिन से बताते हैं कि कैप्टिव्स इजराइल की प्रायोरिटी कभी थे ही नहीं। ठीक है, और इजराइल जो है वो जिस तरह से बॉम्बिंग कर रहा है, जो जिस पैटर्न के साथ वो यहां पर जेनोसाइड कर रहा है, तो कैप्टिव्स उसकी प्रायोरिटी थे ही नहीं, लेकिन कैप्टिव्स ही को जवाज बनाकर वो ये सारा कुछ कर रहा था। अब ये बात इजरायली गवर्नमेंट के जुबान पर खुद ही आ गई है कि कैप्टिव्स तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं। लेकिन इजराइल के अंदर तो सबसे सेंसिटिव मसला ये है ना कि कैप्टिव्स को लेकर आना है, क्योंकि उसकी एक और बड़ी अहमियत है। देखें, ये सारे सेटलर्स हैं जो पूरी दुनिया से यहां पर आकर आबाद होते हैं, तो वो ऐसी जगह पर आबाद क्यों होना चाहेंगे जहां की जो एंटिटी है वो उनकी जान की भी हिफाजत न कर सके।
भाई ये जो सेटलर्स हैं, ये कल को कोई और दूसरे भी हो सकते हैं। तो ये जो इसराइल का यानी सेटलर्स में जो कॉन्फिडेंस है वो इसके साथ डिस्ट्रॉय हो गया कि भाई ये तो हमें बचाने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा, इसलिए अब इसराइल के अंदर जो है वो जो क्योस है वो और बड़ा है इन स्टेटमेंट से। लेकिन इसमें एक बात जो समझने की, देखिए आज वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गजा पर गिराएंगे। कोई भी न्यूक्लियर ताकत न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों इस्तेमाल करती है? वो इसलिए इस्तेमाल करती है जब उसकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज फेल हो जाएं। यानी अभी तक न्यूक्लियर इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, जब अमेरिका ने बनाया था उस वक्त इस्तेमाल हुआ, उसके बाद तो दुनिया में किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। तो न्यूक्लियर इस्तेमाल के बारे में क्या थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि वो कब इस्तेमाल होगा? जैसे अभी रशिया की जंग तो जारी है यूक्रेन में, लेकिन न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं हुआ। कब इस्तेमाल होगा? जब कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी या फेल हो जाएंगी तो वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल की जो सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री मशीन है, जिसको पूरी अमेरिका की, पूरे यूरोप की सपोर्ट हासिल है, सारी टेक्नोलॉजी, सारी सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री मशीनरी वेस्ट की, वो गजा में फेल हो गई है और हमास ने उसको शिकस्त दे दी है। और जो इनका स्टारवेशन का वेपन था, जो जेनोसाइड थी, उसको भी फलस्तीनी जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, फलस्तीनी सिविलियंस उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये न्यूक्लियर यानी इनका इतनी ज्यादा बॉम्बिंग से, जमीनी ऑपरेशन से, इस सब से जी नहीं भरा, फिर स्टारवेशन का वेपन इस्तेमाल किया, अब इसका मतलब वो भी नाकाम हो गया, अब ये न्यूक्लियर गिरा देना चाहते हैं। तो ये एक तो इनकी अपनी शिकस्त की अलामत है कि गजा वहां पर इतना कुछ करने के बाद ये न्यूक्लियर वहां पर गिराना चाहते हैं। इसका मतलब उनकी सारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज जो है तबाह हो गई हैं और शिकस्त खा गई है, ये बात, और पूरे वेस्ट की। दूसरी बात यह है कि इजराइल के अंदर इसके ऊपर जो है शदीद रिजेंटमेंट है और वहां पर ऑलरेडी ये बात चल रही है कि अब नेतन्याहू को उठाकर जो है वो बाहर फेंकना होगा। इजरायली ऑपोजिशन लीडर के दो बयान देखिए। हेरिटेज मिनिस्टर प्रपोज के कैप्टिव्स को अबंडन कर दिया जाए, लीविंग देम टू डाई आफ्टर सजेस्टिंग न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑफ गाजा। फिर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे तो कैप्टिव्स भी तो मारे जाएंगे। और इजरायली ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि लॉन्ग अगो इजरायली गवर्नमेंट ने जो कैप्टिव्स हैं उनको सैक्रिफाइस तो कर दिया था, अब ये अपनी जुबानी जो है इस बात का एतराफ भी कर रहे हैं। तो इजराइल के लिए सबसे बड़ा सेंसिटिव मामला कैप्टिव्स का है, जिसको अब इजरायली गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो वापस लाना ही नहीं चाहते, अब ये तो हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है। तो ये एक बिल्कुल दूसरी डायमेंशन होगी। इसके अलावा ये सारे जो है वो तारीख के कूड़ादान में जाएंगे और बड़े सेंचुरीज पर मुबनी कॉन्सिक्वेंसेज इनके लिए आ रहे हैं। सेंचुरीज तक इनके कॉन्सिक्वेंसेज जब वो खत्म नहीं होंगे। जो बुनियादी लॉस है वो इस वक्त सिविलियंस का लॉस है, लेकिन जहां तक इनके मजालिम की बात है, अब देखना ये बात कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्बिंग करेंगे, फलाना करेंगे, तो ये तारीख के कूड़ादान में बहरल जाएंगे। हेरड ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली गवर्नमेंट ने जर्नलिस्ट को अलाउ करने से इनकार किया और जिन ममालिक ने वहां पर एयर ड्रॉप की है उनको कहा कि कोई वीडियोस ना बनाएं। यानी स्पेन ने, यूएई ने, जॉर्डन ने, बहुत सारे मालिक ने वहां पर एयर ड्रॉप की है एड, तो उनको कहा गया कि कोई वीडियोस ना बनाई जाए। कुछ ममालिक ने बनाई हैं। इजरायली गवर्नमेंट ने कहा कि अगर वो पब्लिश कर दी गई तो हम तुम्हें जो वो एयर ड्रॉप नहीं करने देंगे, किसी को भी एयर ड्रॉप नहीं करने देंगे। इजराइल प्रिवेंट्स एयरफोर्स participating in airdrops from allowing journalists to film the massive destruction in Gaza. इजराइल ने थ्रेट किया कि ये एयर ड्रॉप को जो एड है उसको रोक देगा इफ वीडियोस डॉक्यूमेंटिंग द डिस्ट्रक्शन इन गाजा स्ट्रिप आर पब्लिश्ड। इससे क्या अंदाजा हुआ कि गाजा में जो डिस्ट्रक्शन है वो उससे कहीं ज्यादा है जो अभी तक हमारे सामने है। जो कैजुअलिटी, अब देखना 60,000 ऑफिशियल तादाद हो गई है शहादतों की। ये गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल नंबर्स कल जारी हुए, 60,000 तो ऑफिशियल नंबर हैं और मुख्तलिफ जो है वो इंस्टीट्यूशन ये दावा कर चुके हैं ये तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। तो अब ये कह रहे हैं कि वो वीडियोस जो मुख्तलिफ ममालिक ने बनाई हैं, इमेजेस बनाई हैं गजा में डिस्ट्रक्शन की, तो वो जारी करेंगे, तो ये कर दें। तो इसका मतलब ये है कि गजा में जो असलियत है वो अभी तक दुनिया के सामने ही नहीं है। जो फाकों की सूरत हाल है, जितने लोग वहां पर मारे गए हैं, जो असल वहां पर सफरिंग्स है वो 100% हमारे सामने हैं ही नहीं। और जितनी हमारे सामने हैं वो भी मॉडर्न टाइम में इसकी कोई तारीख नहीं मिलती है, इसका कोई मिसाल नहीं मिलती है। इजरायली एक और अपोजिशन लीडर कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ द अक्टूबर 7 इज मूविंग फ्रॉम मिलिट्री फेलियर टू अ पॉलिटिकल कोलैप्स। मुकम्मल कोलैप्स की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं, ये एक अंदर सेंटिमेंट है। और जो इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो मुजाहरे करने जा रहे हैं, वो भी मुजाहरे शुरू कर रहे हैं। फॉर्मर मिलिट्री एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स डिसाइड टू डेमोन्स्ट्रेट टू डिमांड एंड टू द वॉर एंड रिटर्न द कैप्टिव्स।
यानी इजरायली लीड सामने आ चुकी है, उनके साइंटिस्ट, उनके आर्टिस्ट, उनके प्रोफेसर्स, बहुत सारे, यानी इजरायली लीड अक्रॉस द वर्ल्ड। और अब उनके जो मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, वो भी पहली बार जब वो मुजाहरा करने जा रहे हैं कि जंगबंदी की जाए। तो इनको कोई फलस्तीनियों से हमदर्दी नहीं है, बुनियादी बात यह है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा ओवर। अब देखें ना, पूरी दुनिया अपने दरवाजे इजराइलियों के लिए बंद कर रही है और इजराइल पूरी दुनिया में जो है वो गैर महफूज होता चला जा रहा है। अच्छा, इसी दरमियान हिजबुल्ला और ईरान, ठीक है, ईरान के बारे में पहले दिन से ये बात, यानी जब से सीज फायर हुआ है, ये बात तो हम आपके सामने रख चुके हैं कि ये एक अनकम्प्लीट वॉर है जो दोबारा होनी है। और खुद ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये कह चुके हैं कि उनको सीज फायर पर बिलीव नहीं है। और अभी रिसेंटली जो इजरायली आर्मी चीफ है उसने भी कहा था कि हमारी जंग खत्म नहीं हुई, हम हमला करेंगे। और अभी रशिया ने कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले ये स्टेटमेंट जारी की कि हमें कंसर्न है, ये जो बार बार धमकियां लगाई जा रही हैं, दोबारा जंग यहां पर हो सकती है। तो अभी जो सिग्नल्स वहां से आ रहे हैं वो ऐसा ही है कि देखें, गजा में वो मजीद यानी कि स्टारवेशन और रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि हिजबुल्लाह और ईरान की जंग होगी। इसका लाजमी नतीजा ये है जो गजा में नहीं रुक रहा है मामला, इसलिए ईरान और हिजबुल्लाह इस वक्त इस तरह से तैयार हैं। हिजबुल्लाह प्रोवाइड रेजिडेंट्स ऑफ द विलेजेस with displacement supplies due to the concern of war returning। ये अल अरेबिया न्यूज, सऊदी अरेबिया का मीडिया ये कोट कर रहा है कि मुख्तलिफ विलेजेस से हिजबुल्लाह फैसिलिटेट कर रही है कि लोग वहां से शिफ्ट हो जाएं, यानी बॉर्डर एरिया से पीछे चले जाएं, क्योंकि वॉर इज रिटर्निंग, जंग दोबारा आ रही है। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए जो कुछ देर पहले जारी हुई हैं। वी विल रिस्पॉन्ड फैमिली एंड to any new adventure of the Zionist entity may commit against us. The United States paved the way for the Zionist aggression against us last month। यानी ईरानी प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई एक्शन होता है तो उसका हम, अगर कोई एडवेंचर होता है तो उसका हम जवाब देंगे। इसका मतलब ये है, वाज़ेह है ना कि भाई एडवेंचर होने जा रहा है। भाई कतर या सऊदी अरेबिया या यूएई या जॉर्डन तो ये नहीं कह रहे कि हम जवाब देंगे, क्योंकि उन पर हमला होने नहीं जा रहा। तो हमला ईरान पर होने जा रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे। और हिजबुल्लाह की भी जो सिग्नल आ रहे हैं, तो ये एक खतरनाक मामला है। इसके साथ नाज़रीन, जो अरब गवर्नमेंट्स हैं बहुत ज्यादा दबाव में, दबाव तो पहले दिन से है और लोग तो कबूल नहीं कर रहे जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो गजा में नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग फाकों से मारे जा रहे हैं, तो निदामत का एक अगला ज़ाहिर एक लेवल है। तो अब जो अरब गवर्नमेंट्स का दबाव है वो किसी और सतह पर जा चुका है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि प्रोटेस्ट टारगेट इजिप्शियन एम्बेसीज वर्ल्ड वाइड, ब्लेमिंग कायरो फॉर स्लोइंग एड एट गाजा बॉर्डर। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है जो मिस्र और अरब गवर्नमेंट्स के लिए पैदा हो रहा है। वर्ल्ड वाइड एम्बेसीज पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं मिस्र की गवर्नमेंट के खिलाफ। अभी आपको याद है कुछ घंटे पहले गाजा की जो इमरजेंसी कमेटी है उसने भी ये स्टेटमेंट जारी की है कि मिस्र रफा क्रॉसिंग खोले। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि इजराइल रफा क्रॉसिंग बंद करके बैठा हुआ है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो तो बंद करके बैठा हुआ है और वो कभी भी नहीं खोलेगा, लेकिन आपका भी कोई किरदार है या नहीं है? तो आप अपनी तरफ से खोलें, लोगों को दाखिल होने दें, ट्रक्स को दाखिल होने दें, वो इजराइल से जाकर खुद ही निमट लेंगे। अब ये दबाव मिस्र के ऊपर है। देखें, वो कह रहे हैं कि भाई आप उधर से हट जाएं और ट्रक्स जो खड़े हैं उनको दाखिल होने दें, आगे से इजराइल बॉम्बिंग करेगा तो देखी जाएगी। एड वर्कर्स को आने दें, बाकी बहुत सारे 30,000 के करीब लोग रफा बॉर्डर पर बैठे हुए पूरी दुनिया से और मिडिल ईस्ट से 30,000 के करीब लोग, वो कह रहे हैं हमें अंदर जाने दें। तो अब ये वर्ल्ड वाइड, देखें मामूली चीज नहीं है, मिस्र है ना भाई, मिस्र कोई ऐसी कोई सुपर पावर तो नहीं है, और उसकी गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि अंदरूनी क्योस है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा मिस्र के अंदर है, और फिर मिस्र की हिस्ट्री भी है, और मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो उसका आगाज भी मिस्र से हुआ, हमास उसी से मुतासर है, फिर मिस्र ने जंगें भी की हैं। भाई लोग तो वही है ना जो इजराइल से लड़े हैं और इजराइल को तस्लीम नहीं करते हैं और बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए हैं और उनमें निदामत है ज़ाहिर है। तो ये बड़ा मतलब वर्ल्ड वाइड मिस्र की एम्बेसीज के बाहर जो मुजाहरे शुरू हो गए। अब मिस्र की गवर्नमेंट शदीद दबाव में है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से जो रफा क्रॉसिंग खोलें और आप स्लो डाउन कर रहे हैं एड को। देखिए मिस्र बिल्कुल ज़ाहिर के चाहता है कि एड अंदर जाए, वहां पर सीज फायर हो, हर कोई चाहता है, लेकिन अब चाहना की बात नहीं है। चाहते तो भाई गवर्नमेंट्स का काम सिर्फ चाहना नहीं होता, गवर्नमेंट्स का काम होता है कुछ करना। तो अब वो कह रहे हैं जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं,
یعنی وہ اسرائیل پر اب اتنا بلیم نہیں کیا جا رہا, اصل بلیم ان ممالک پر کیا جا رہا ہے جو کچھ کر نہیں رہے. اسرائیل کی حقیقت تو سب جان چکے ہیں نا, اب اصل دباؤ ان پر آ رہا ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار اصل میں آپ ہیں. تو یہ مصر کی گورنمنٹ بالکل اس کو افورڈ نہیں, بہت بڑا یہ پریشر ہے, اور ورلڈ وائڈ یعنی ان کے ایمبیسیز. اچھا, اسی درمیان مالٹا کے پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا ہے کہ فرانس اور برطانیہ کے ساتھ وہ بھی تسلیم کرنے جا رہے ہیں سپٹمبر میں جو یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. یہ مالٹا نے بھی اناؤنس کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ 15 ملکوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے مزید ریکگنیشن کے حوالے سے, اور فرانس بیکڈ یہ سٹیٹمنٹ ہے. فرانس کا میڈیا کوٹ کر رہا ہے, فرانس اینڈ 14 ادر نیشنز ایشو نیو یارک کال ارجنگ ریکگنیشن آف دا پیلسٹائن. ٹرکش میڈیا 15 کنٹریز بیک فرینچ لیڈ موو calling for Gaza ceasefire and Palestinian state solution. Middle East support grows for Palestinian statehood. اور فرانس کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں 15 countries issue a collective call intending to recognize the state of Palestine and invite more countries to join. یعنی اب فرانس نہ صرف تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے بلکہ فرانس اب باقی کنٹریز کو بھی پش کر رہا ہے کہ وہ بھی تسلیم کریں. تو یونائٹڈ نیشن کی جو کانفرنس ہے اس میں فرانس, برطانیہ, مالٹا یہ اناؤنس کر چکے ہیں. پرتگال نے کہا ہے کہ ہم ریڈی ہیں. تو باقی بہت ساری طاقتیں یورپ کی بہت میجورٹی یعنی اکا دکا شاید کوئی ملک بچ جائے, وگرنہ میجورٹی جو ہے وہ فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہی ہے. لیکن اس سب کے ساتھ پہلی بنیادی چیز ریکگنیشن سے بھی زیادہ تو سیز فائر ہے. کیا یہ 2 مہینے تک یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور جو ہے وہ وہاں پر ریکگنائز کریں گے اور غزہ میں یہ کچھ ہوتا رہے گا؟ بھئی غزہ کو اس وقت یہ کنسرن نہیں ہے کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے, غزہ کا کنسرن تو سیز فائر ہے. اور جو فاقوں کی صورتحال ہے اس میں تو پتہ نہیں فلسطینی 2 مہینے اس کو افورڈ کریں گے بھی صحیح. جو فاقوں کی صورتحال ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں جس سطح پر, جس سٹیج پر فاقے جا چکے ہیں. تو ادھر نتنیاہو بھی ارادہ رکھتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر وہ انیکسیشن کا باقاعدہ اعلان کر دے. ادھر حزب اللہ اور ایران بہرحال تیاری کر رہے ہیں. تو کافی زیادہ ڈینجرس ٹائم ہم آگے دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ ڈینجرس ٹائم ہم آگے دیکھ رہے ہیں. اور وال اسٹریٹ جرنل نے کیا رپورٹ کیا ہے, اسرائیلی ریزرو سولجر جو غزہ میں گئے ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اٹ از امپاسبل ٹو ایلیمینیٹ دا حماس. بالکل حماس نے ان کو شکست دی ہے, اور یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ تھوڑی سی بہادری تو ہمت اور دکھاتے. حماس کو ایلیمینیٹ کرنا ناممکن ہے, یہ اسرائیلی سولجرز کہہ رہے ہیں وال اسٹریٹ جرنل کو. اور چائنا نے کہا ہے وی اپوز اسرائیلز ایسکیلیشن آف آپریشنز ان غزہ اینڈ کنسرنڈ اباؤٹ دا ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر. تو یہ چائنا نے کہا ہے کہ ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. اگر یہ مڈل ایسٹ کے ممالک چائنا اور رشیا کو کہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مزید پریشر بڑھا سکتے تھے, لیکن پہلے تو ان کے اختلافات تھے نا, یہ تو حماس کو مانتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو تو اچھا ہی نہیں لگا جو حماس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا سیز فائر کا. تو روکا جا سکتا تھا, یہ کوئی بات نہیں, روکا نہیں جا سکتا تھا. چائنا اور رشیا ان کے لیے بہت حد تک آگے بھی انٹروین کرنے کے لیے تیار ہوتے اگر یہ کوئی کولیکٹیولی. بھائی کیا یہاں سے مڈل ایسٹ کے حکمران گئے ہیں بیجنگ یا ماسکو؟ الٹا پیوٹن نے بھی ان کو اکتوبر میں بلایا ہوا, یہ جاتے نا یہاں سے 4-5 اور کہتے ہیں پیوٹن کو کہ بھائی وہ اور چائنا کے صدر کو. بہرحال اب یہ تاریخ میں اس کو کس طرح یاد رکھا جائے گا. اور اگر آپ دیکھیں پورے پلانٹ پر کوئی بھی سویلائزڈ کوئی بھی نیشن جو ہے وہ افورڈ نہیں کرے گی, وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گی کہ اگر اس کے لوگوں کے ساتھ جینوسائیڈ ہو رہا ہو. اب آپ دیکھیے یہ جو لکیریں ہیں کہ اچھا یہ مصر ہے, اچھا جی یہ جارڈن ہے, اچھا یہ سیریا ہے, یہ لیبنان ہے, یہ لکیریں تو برطانیہ اور فرانس نے کھینچی ہوئی ہیں. اوورآل تو یہ ایک ہی عرب قوم ہے نا جو اس ایریا میں رہتی ہے, اس لینڈ پر رہ رہی ہے, تو یہ ایک ہی قوم ہے. یہ لکیریں تو فرانس اور برطانیہ کی کھینچی ہوئی ہیں, تو یہ انہی کی قوم ہے جو اس وقت جینوسائیڈ فیس کر رہی ہے. تو یہ کسی تناظر میں بھی یہ تو کوئی آپشن تھا ہی نہیں, اور یہ کوئی جسٹیفیکیشن تھی نہیں کہ یہ خاموش بیٹھے رہتے. لیکن ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسا بڑا اقدام اٹھایا نہیں ہے. امریکہ میں جو اسرائیلیوں کی لارجسٹ آرگنائزیشن ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس نے اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا اور کہا کہ سینکشنز لگائی جائیں. اس کے بعد برطانیہ کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے اسرائیلیوں کی وہ بھی سامنے آ گئی ہے, اور اس نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے جو کچھ اسرائیلی گورنمنٹ وہاں پر کر رہی ہے. اور وہاں پر سٹارویشن کو انہوں نے کہا کہ ہو رہے ہیں, مطلب ریکگنائز کیا کہ سٹارویشن ہو رہے ہیں, اور فل فار سیز فائر ہونا چاہیے, اور فل فار جو ایڈ ہے وہاں پر داخل ہونی چاہیے. تو مطلب اب دیکھنا کہ کوئی بیانیہ بچا نہیں ہے. اچھا اس کے ساتھ جو ہے
जो PLA है, जो आर्मी है चाइना की, conducts air and naval patrols near Huangyan Island amid provocations. Chinese rightful claim to the island and surrounding waters is grounded in historical and legal precedents. Chinese government जो है वो consistently promote कर रही है peaceful dialogue while resisting militarization and foreign meddling. तो चाइना की जनाब वहां पर जंगी मशकें हो रही हैं, एयर एंड नेवल जो ड्रिल्स हैं वहां पर हो रही हैं, पेट्रोलिंग्स हो रही हैं, और पैसिफिक में मिलिटराइजेशन बढ़ती चली जा रही है. कंबोडिया और थाईलैंड का जो सीजफायर हुआ है, आज चाइना ने लिखा है, चाइना, कंबोडिया एंड थाईलैंड होल्ड ट्रायलैटरल इनफॉर्मल मीटिंग इन शंघाई. चाइना दरमियान में आया है. बुनियादी तौर पर मलेशिया ने सबसे पहले करवाया, लेकिन चाइना दरमियान में असल में है, क्योंकि ये सारी ग्रेट गेम भी तो चाइना ही के खिलाफ है. तो चाइना ने बुलाया है थाईलैंड और कंबोडिया को, और वहां पर शंघाई के अंदर जब मीटिंग हो रही है. ये इस वक्त की सूरत हाल है, डेंजरस तरीन सूरत हाल है. देखते हैं अगले घंटों में क्या होता है. आप नाराज होगा करें, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.